बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हमारा टॉपिक जनसंख्या चल रहा था। जनसंख्या में हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में इससे पहले के लेक्चर्स में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनसंख्या वितरण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। हमने दो शब्दों के बारे में हमेशा से सुना है, पढ़ा है। एक तो होता है जनसंख्या वितरण और एक होता है जनसंख्या घनत्व। देखने में ऐसा लगता है प्राय दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं हैं। इन दोनों शब्दों में अंतर है। पहले हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। तो जनसंख्या वितरण का मतलब है प्रति इकाई क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संख्या की माप से, यानी किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। कहीं जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है। तो एक क्षेत्र में यानी एक शहर में, जैसे हम धौलपुर का उदाहरण लें तो धौलपुर में कितनी जनसंख्या है, किस एरिया में जनसंख्या, किस क्षेत्र में धौलपुर में जनसंख्या ज़्यादा है, किस क्षेत्र में जनसंख्या कम है। ये जो आकलन निकाला जाता है इसे बोलते हैं हम जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण जो है उसमें स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि धौलपुर में देखें तो बाड़ी के साइड में जितने गांव हैं वहाँ जनसंख्या कितनी है, सैपऊ साइड के गाँव में जनसंख्या कितनी है। तो इस तरीके से जो स्नान विशेष है, स्थान विशेष में ये देखा जाता है कि किसी भी स्थान पर जनसंख्या कितनी मात्रा में है, उसकी क्या माप है, उसको हम जनसंख्या वितरण के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो एक स्थानिक वितरण पर बल दिया जाता है, यानी कि इसमें पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पक्ष पर बल दिया जाता है, यानी जनसंख्या की पृथ्वी के किस क्षेत्र में क्या स्थिति है। इसके अलावा जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय प्रतिरूप में रेखीय प्रतिरूप, विकीर्ण केंद्रक जनसमूह आदि रूपों में ये होता है। यानी कि किन क्षेत्रों में हम मान के चलें जनसंख्या ज़्यादा है, नदी घाटी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती क्योंकि वहाँ पे समतल उपजाऊ भूमि है। तो यानी विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के स्थान विशेष पे वितरण को प्रभावित करते हैं। तो हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो जनसंख्या का वितरण है वो समान नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर हर क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, वो अलग अलग प्रकार की हैं। तो जिन क्षेत्रों में मनुष्य को ज़्यादा अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अधिक देखने को मिलता है। तो जैसे हम बात करें कि हमारे विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो इस पृथ्वी के मात्र 20% भाग पर ही केंद्रित है। इसके अलावा जो 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में है वो 80% धरातल पर वितरित है। यानी कि 20% में तो 80% जनसंख्या रह रही है, और जो 80 में से जो 20 में यानी 100 में से जो 20% बची है वो हमारी इस धरती के 80% भूभाग पर है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर विषम धरातलीय परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो जो जनसंख्या वितरण है उसको विभिन्न प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। ये ही कारक घनत्व को भी प्रभावित करते हैं। यानी हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा जाए, चाहे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा जाए, दोनों में सेम ही कारक आएंगे, सेम दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो हम एक साथ में ही यहाँ पे बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ये जो कारक हैं इन्हें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इन्हें मेनली जो है वो 3 आधारों में विभक्त किया गया है। एक तो होते हैं भौतिक कारक, जिसमें किसी भी क्षेत्र की जो भौतिक दशाएं होती हैं हम उनको शामिल करते हैं। एक है आर्थिक कारक, यानी वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, संसाधन वगैरह कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। तीसरा आता है वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ मानव अनुकूल है या नहीं है। और एक अंतिम चौथा आता है राजनीतिक कारक, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक कारकों के बारे में, यानी किसी भी क्षेत्र में जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं जैसे कि वहाँ की मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता, ये सभी कारक किस तरीके से जनसंख्या के घनत्व या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो भौतिक कारक में सबसे पहले आता है स्थिति। किसी भी देश, किसी भी नगर, किसी भी गांव, किसी भी राज्य की जो स्थिति है
वो वहाँ पर जनसंख्या के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अनुकूल और अच्छी स्थिति पर आप सभी जानते हैं कि बसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके विपरीत जिस भी गांव या नगर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, वहाँ पर बसाव कम देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वितरण और घनत्व पर प्रभाव पड़ता है किसी भी क्षेत्र की स्थिति का। हमारे विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है, वो मानवीय बसाव के लिए अनुकूल है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की और शीत क्षेत्रों की, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए केवल वहाँ पे कुछ दुर्लभ जनजातियाँ ही निवास करती हैं, जैसा हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था। पिग्मी, बुशमैन, इस तरह की जो जनजातियाँ हैं वो निवास करती हैं। इसके अलावा जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हिमपात होता है। इस कारण से वहाँ भी जनसंख्या का बसाव जो है वो कम मिलता है, क्योंकि वहाँ भी जो भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो मानवीय निवास के अनुकूल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जो भी क्षेत्र यानी जो भी देश या राज्य जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण यानी बसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इन क्षेत्रों में बात करें तो सबसे पहले जो उष्ण कटिबंधीय है यानी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं और शीत क्षेत्र हैं, जिसमें आते हैं जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा का उत्तरी भाग, रूस के साइबेरिया क्षेत्र, ये सभी शीत कटिबंधीय क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन। ये जो हमारे क्षेत्र हैं कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन क्षेत्र वाले, यहाँ पे जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है। उष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो है वो जनसंख्या का वितरण न्यूनतम देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का बसाव है वो काफ़ी हद तक जो है वो न्यूनतम देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों की, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, जैसे कि हमारी एशियाई क्षेत्र जो हैं उनमें जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो मिलती है समुद्र तटीय भागों में, यानी समुद्र तट के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो सबसे पहले वहाँ की जलवायु है अनुकूल, यानी वहाँ सम जलवायु देखने को मिलती है। दूसरा, वहाँ परिवहन की सुविधा भी अच्छी होती है, यानी जल यातायात विकसित होता है जो सस्ता होता है और सुलभ भी होता है। इसके अलावा वहाँ पे खाद्यान्न यानी खाने के लिए मछली पालन यानी मछली व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय का विकास भी होता है। तो ये सभी अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण जितने भी समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, जैसे कि मुंबई है, गोवा है, इन सभी क्षेत्रों में जो जनसंख्या का बसाव है वो काफ़ी हद तक है। अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप के जो प्रशांत महासागर के आसपास के तटीय क्षेत्र हैं, उन सभी भागों में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग होते हैं, यानी आंतरिक क्षेत्र जो समुद्र से काफ़ी दूर हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र तटीय क्षेत्रों से आंतरिक महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी और विषम जलवायु परिस्थितियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो भौतिक कारकों में सबसे पहला है स्थिति, किसी भी क्षेत्र की स्थिति वहाँ की जनसंख्या को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। भौतिक कारकों में जो दूसरा कारक है वह आता है उच्चावच। उच्चावच का मतलब है हमारी ये जो धरती है यानी हमारी जो पृथ्वी है उसमें कहीं पर तो पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पर्वत है, कहीं रेगिस्तान है। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो जनसंख्या के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं। देखा जाए तो अन्य सभी उच्चावचों की तुलना में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक है, क्योंकि वहाँ पे जो मैदान है वो समतल होते हैं, जिससे कृषि कार्य या परिवहन कार्य आदि सभी में सुलभता मिलती है। इसके विपरीत पर्वतीय और पठारी भागों की बात करें हम तो वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर परिवहन के अलावा रहने की भी बड़ी समस्या है। तो इस धरती के लगभग 41% भाग पर मैदान है और विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो भी मैदानी भागों में ही रहती है, क्योंकि मैदानी भागों में कृषि, उद्योग और परिवहन ये सभी सुविधाएं, आर्थिक क्रियाएं मनुष्य को आसानी से सुलभ हो जाती हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसे चीन की हांगो यांगटी सिकियांग नदी घाटी है, भारत में भी जो हमारे उत्तर भारत का विशाल मैदान है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, अफ्रीका की नील नदी के मैदान, इरावदी, मीकांग, मीनाम,
मिसिसिपी, मरे डार्लिंग, दजला फरात नदी आदि के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। समुद्र के जो तटीय भाग हैं उनसे निर्मित जो मैदान होते हैं उनमें भी जनसंख्या सघन है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में भी जो जनसंख्या के बसाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो जितने भी पर्वतीय और पठारी भाग हैं वहाँ पर विषम स्थलाकृतियाँ यानी ऊबड़ खाबड़ धरातल, कृषि और उद्योग और परिवहन आदि सुविधाओं के अभाव के कारण और प्रतिकूल जलवायु के कारण जो है वो जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे कि हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, तिब्बत के पठार, अनातोलिया का पठार आदि सभी क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो न्यूनतम मिलती है। तो इस तरीके से जो दूसरा भौतिक कारक है वो है उच्चावच, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जितने भी मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर अनुकूल दशाएं होने के कारण जनसंख्या का बसाव अधिक मिलता है। इसके विपरीत जितने भी पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं उनमें जनसंख्या का बसाव न्यूनतम होता है, क्योंकि वहाँ पे विषम परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। उच्चावच के बाद में जो तीसरा भौतिक कारक है वो है जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो वहाँ पर चाहे कृषि की उपज है, इसके अलावा मौसमी परिस्थितियाँ आदि सभी को प्रभावित करती हैं, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या का वितरण भी प्रभावित होता है। अगर हम उत्तम और अनुकूल जलवायु की बात करें, यानी अच्छी जलवायु क्या है, तो वह जलवायु वह है जिसमें ना तो ज़्यादा ठंड पड़े ना ही ज़्यादा गर्मी। इस तरह की जलवायु जो है वो अनुकूल जलवायु मानी जाती है। और ऐसी जलवायु होती है शीतोष्ण जलवायु। तो शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में जनसंख्या अधिकतम होती है, वहाँ पर लोगों की कार्यकुशलता जो होती है वो अधिक होती है, लोग आसानी से वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो भी लोगों को कार्य करने में दिक्कत आती है और ज़्यादा सर्दी होती है तो भी काम करने में दिक्कत आती है। तो जो यूरोपीय देश हैं, भारत है, दक्षिणी भारत वगैरह, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, यहाँ पर कैसी जलवायु है, मानसूनी। तो ऐसे क्षेत्र, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का दक्षिणी भाग, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग आदि जितने भी क्षेत्र हैं वो अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो महासागरों के आसपास के क्षेत्र हैं वह महासागरीय जलवायु के कारण और जो तटीय मैदानी भाग हैं उनमें जनसंख्या का बसाव अधिक है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान और बहुत अधिक वर्षा के कारण जनसंख्या कम मिलती है। इसके अलावा अति उष्ण और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र जैसे कि सहारा, थार, कालाहारी मरुस्थल, अरब आटाकामा के मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पे प्रतिकूल जलवायु के कारण जनसंख्या कम मिलती है। तो इस तरीके से जलवायु के कारक वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, ये सभी चीज़ें जनसंख्या के वितरण और घनत्व दोनों को ही प्रभावित करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वर्षा। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आती है वैसे वैसे जो जनसंख्या का सघन अनुपात है उसमें भी कमी आती है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा राजस्थान है, हमारे राजस्थान में पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे वर्षा भी होती है, वहाँ पे सब तरह की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी हैं, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक है, उपजाऊ भूमि वगैरह मिलती है। इसके विपरीत जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे रेगिस्तानी विस्तार होने के कारण, मरुस्थलीय परिस्थिति होने के कारण जनसंख्या का बसाव कम देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जलापूर्ति। पानी पानी जिस क्षेत्र में मनुष्य को आसानी से उपलब्ध है, जहाँ मनुष्य को अपनी आवश्यकता, चाहे वो उद्योग धंधे हैं, कृषि है, सभी के लिए पानी की ज़रूरत है, तो जहाँ आसानी से जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक मिलेगा, क्योंकि कृषि करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, घरेलू कार्यों में, परिवहन में आदि सभी कार्यों में जो है जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए जितने भी समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे जल अधिक है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। चाहे भारत है, चीन, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यूएसए, दक्षिण अमेरिका आदि सभी क्षेत्र जो है इनके जो तटीय भाग है उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इनके तटीय क्षेत्र सघन घने आबाद हैं। इसके विपरीत जो आटाकामा का मरुस्थलीय क्षेत्र है, सहारा है, अरब का रेगिस्तानी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग हैं, वहाँ पर जल की कम उपलब्धता के कारण जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलता है।
जलापूर्ति के बाद में जो अगला भौतिक कारक है वो है मिट्टियाँ। ये भौतिक कारकों का लास्ट फैक्टर है, यानी भौतिक कारकों में जो अंतिम कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है वो है मिट्टी। मिट्टी जो है किसी भी क्षेत्र में जीविकोपार्जन और जीवित रहने का जो प्रमुख आधार है हमारा भोजन, भोजन के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती है। यानी जिस क्षेत्र में मिट्टी अच्छी होगी वहाँ कृषि भी अच्छी होगी। इसके अलावा पशुपालन की जो क्रियाएं हैं वो भी मिट्टी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो यानी मनुष्य को भोजन की प्राप्ति के लिए मिट्टी पर निर्भर रहना होता है, और जिस क्षेत्र में मिट्टी की उपलब्धता अधिक होगी वह जनसंख्या का बसाव अधिक होगा। क्योंकि जितने भी हमारा, चाहे हमारा देश है चाहे विश्व है, उसमें शाकाहारी लोग हैं, वो अपना 100% जो भोजन है वो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी मिलती है, यानी नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मेनली जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या अधिक है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है। इसके विपरीत जो रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और वहाँ पर मिट्टी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ कंकरीली मिट्टी मिलती है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव कम देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि हमारा भारत, म्यांमार, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र वगैरह में अधिकतम जनसंख्या जो है वो नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उनके मैदानों में ही मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारा भारत है, भारत में जो नदी निर्मित मैदान है वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, जैसे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो इंडोनेशिया है उसकी भी जावा द्वीप में उपजाऊ लावा मिट्टी के कारण भी सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो मृदा संसाधन है उस पर मनुष्य का जीवन निर्भर करता है, यह मनुष्य को प्रभावित करती है। तो जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत हमने आज पढ़ा भौतिक कारकों के बारे में, जिसमें हमारे पास मुख्य रूप से 5 कारक हैं। ये पांचों कारक जहां भी मनुष्य को सुलभता से उपलब्ध होते हैं वहां मनुष्य रहना पसंद करता है। अब हम जो अगले कारक हैं, अन्य जो कारक हैं, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें इसके बाद में जो हमारे 3 और कारक हैं, आर्थिक कारक है, एक हमारा राजनीतिक कारक है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।